वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियारा बड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। आज का इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है। बहुत दिनों से आपकी मांग थी सर, कोई इंडिया का रेनाउंड प्रोफेसर को से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत से आपके डाउट होते हैं। तो आज मुझे लगा कि जो अपने इंडिया के सबसे बेस्ट प्रोफेसर की लाइन में आते हैं लॉ में, उनसे मैं आप सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं पूछूंगा। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ बहुत ही रेनाउंड प्रोफेसर हैं, जिनका मैं चाहूंगा आप सभी वेलकम करें। तो उनके बारे में मैं पहले इंट्रो दूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग दीप सर, he is a currently a professor of law at Delhi University. He previously served in Indian Law Institute, New Delhi, which is a very renowned institute for a law. He also served in Gorakhpur University for quite many years. His career was started from CMP Degree College, Allahabad. He was a scholar of BHU as well. He has PhD in terrorism and human rights and authored many books: citizen, freedom of expression, and bail laws. His core interests are criminal law, constitutional law, and human rights. तो डायरेक्टली हम सबसे पहले वेलकम करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग दीप सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर को कि सर ने अपने बिजी शेड्यूल से हम लोगों को इतना टाइम दिया। और आज सारे जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सर अपना एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले वेलकम एंड थैंक यू सर। धन्यवाद आप सबों को। तो सर आपने सर अगर हमने देखा है आपके इंट्रो में कि आपने सर सीएमपी डिग्री कॉलेज से सर स्टार्ट किया था। तो सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आपके इसमें लगा कि सर आपने इतने साल में 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो रिनाउंड है उसमें काम किया। और सर हम लोग होता क्या है कि सर एक कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपने सर अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन किया है। तो सर जैसे ही एक कोई दूसरी जगह जाता है अपना कंफर्ट जोन चेंज हो जाता है, बट आपकी प्रोफाइल में मुझे ये लगा कि आपने हमेशा उसको एक इंपॉर्टेंस दी। और कैसे सर ये आपने कंफर्ट जोन से निकल के नए टारगेट को करा, और कैसे आपको कैसा इंस्पिरेशन था, क्या किया उसके बारे में सर बताइए। जरूर। देखिए, आज के जमाने में जबकि it is very very difficult to getting one government job, I was lucky enough to get 4 jobs. Indeed, it is 5, because when I was in Delhi University, I got selection as an additional director for National Judicial Academy also. Okay. Just 2 months back, but due to certain reasons, I did not move to that place. So the first lesson that I learned from this experience, and which can be useful to all the viewers, that don't stick to certain comfort zone unless and until it is very very essential to you, and keep on moving. And when you keep on moving, in order to keep yourself moving, you have always to update. In order to keep pace with time, you have always to be ahead of many other colleagues. So that is why from Allahabad Degree College, I shifted to University, Gorakhpur University. I stayed there for 12 years. That was probably a great learning period, because गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह रही है जहाँ के बहुत सामान्य घर से लड़के आते हैं, बच्चे जो आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, बहुत ही गरीब घर के आते हैं, और वो बहुत ही मतलब उनके दिमाग में एक आइडिया होता है कि हमें कुछ करना है, पर वो बहुत उनमें से बड़ा वर्ग अभावों से ग्रस्त रहा है। तो वहाँ पढ़ाया मैंने, वो बहुत संतोषजनक मुझे लगा वहाँ। और उसके बाद इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, और ये इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में आना कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी गोरखपुर विश्वविद्यालय में था, जहाँ 12 साल पढ़ा चुका था। वहाँ लोग थे, दोस्त थे, मेरी जॉब पेंशनेबल जॉब थी, आईएलआई में नॉन पेंशनेबल जॉब थी। लेकिन मैं वहाँ वापस आया कि ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन था, एंड दिस ऑल्सो पेड वेरी वेल। तो जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन इसके मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता लगातार अपने को इम्प्रूव करते रहे,
मैं उदाहरण दूंगा, मेरी माता जी वो शिक्षिका है और वो क्लास 10-12 को पढ़ाती हैं सरकारी में ही, सरकारी केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालय है, विद्यालय है सेल के अंतर्गत, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत बोकारो में। उनको पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने पीएचडी किया। तो मैंने देखा, अपने घर से ही सीखा कि हमें लगातार अपने को अपग्रेड करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कब हो गया तो बस ठीक है, क्योंकि हम जिस एरिया में हैं, हम लोग सभी कलम के सिपाही हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा धर्म है विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा शोध करना और समाज को एक दिशा देना। और ये तभी हो सकता है जब लगातार अपने को अपग्रेड कर सकें हम। और मैं कंक्लूड करूंगा इस बात से कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को 2047 तक में विकसित देश बनाना है, और इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं। पर बिना अध्यापकों और शिक्षक समुदाय के कमिटमेंट के, डेडिकेशन के, कंफर्ट जोन से बाहर आने के यह चीज शायद संभव नहीं होगी। तो यही कहूंगा जी। थैंक यू सर। तो यूजी, और सर एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि ना यूजीसी नेट लॉ के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ JRF अड्डा पे, तो सर लॉ के बच्चे सर जो तैयारी जो हमारे JRF अड्डा चैनल पर हैं, तो सर क्या टिप आप उनको देना चाहेंगे कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकल जाए? क्योंकि सर NLU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे तो बहुत कैपेबल इनफ होते हैं, चीजें हैं, लेकिन सर जो बैक जैसे कोई नॉन NLU से आ रहे हैं, क्योंकि उनमें सर बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। तो सर आप क्या टिप उनको देना चाहेंगे कि सर वो अगर वो टिप फॉलो करें तो उनका इजिली तरीके से, क्योंकि सर इससे बेस्ट आप पर्सन नहीं होगे उनको गाइड करने के लिए, तो सर आप उनको क्या गाइड कर सकते हैं? जरूर जरूर। मेरे कुछ दोस्त जो नेट की परीक्षा का प्रश्न पत्र वगैरह बनाते हैं, वो अक्सर मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो भी मैं बताने की स्थिति में हूँ। 2-3 बार नेट मैंने क्वालिफाई किया है, JRF के लिए ट्राई कर रहा था, JRF नहीं हुआ, इसलिए मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि क्या मिसिंग है मुझ में, क्या था उस समय मिसिंग। लेकिन अभी मैं बताऊं कि एक अच्छी बात यह है पहले की तुलना में कि हम सबको अपने स्कोर पता चल जाते हैं। तो पहले मैं शुरू करूंगा उनसे जो ऑलरेडी दे चुके हैं, नेट नहीं हुआ या JRF नहीं हुआ, तो आप अपने स्कोर देख लें और स्कोर से आपको अंदाज लग जाएगा कि मुझे कहाँ फोकस करना है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि पहली बार में हो जाए, तो उसके लिए 2-3 बातों का तो ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो क्रैमिंग प्रकृति के, कुछ प्रश्न, ज्यादा नहीं, वो 10% भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसे प्रश्न जो अनएक्सपेक्टेड टाइप के हैं, जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस निर्णय के न्यायाधीश कौन है। कोई विषय जो है, इसके निर्णय किसने दिया वो तो ठीक है, और कई बार वो निर्णय बहुत फेमस नहीं भी होते हैं। मेनका गांधी में निर्णय किसने दिया हम जानते हैं, PN भगवती साहब ने दिया, लेकिन कभी कोई पूछते हैं इनके साथ और कौन न्यायाधीश थे। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि जो क्रैमिंग टाइप के क्वेश्चन है, पूछ देते हैं कि अच्छा बताइए सेक्शन 378 IPC में कितने एक्सप्लेनेशन है। ये क्रैमिंग टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, हम सोचते यार, लेकिन अगर 1-2 प्रश्न ही आपके वो हो जाते हैं तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तो कुछ प्रश्न क्रैमिंग टाइप के होते हैं, तो हमें सेक्शंस पे, उसके बेयर एक्ट पे ठीक से ध्यान देना चाहिए, किस सेक्शन में क्या कहा गया। इतना कम से कम जो उनका टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट के पहले जो हेड नोट है, वो ध्यान होना चाहिए। इस सेक्शन में ये, इस सेक्शन में है, अंदर का कंटेंट ध्यान होना जरूरी है ही। ये पहली बात हो गई। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि आपको धाराएं बिल्कुल रटी हो, धारा के तत्व याद रखना जरूरी है। कोई अध्यापक, कोई परीक्षक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा याद करें। कुछ हो सकते हैं 5, 7, 10% हो सकते हैं। तो धारा के तत्व आपको ठीक से याद होने चाहिए, क्योंकि उन तत्वों में थोड़ा सा हेरफेर कर दिया जाता है, और अगर आपने उन तत्वों को ध्यान में नहीं दिया तो शायद आप मिस कर जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, वापस आता हूं। जैसे 378 है, चोरी है। अब इसमें कहा गया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। अब हमको ध्यान होना चाहिए कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन किस सेक्शन में कहा गया है IPC में। तो वो जो है, कभी कभी वो नहीं पूछा जाता कि
इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए कि नहीं, ये पूछते किस सेक्शन में कहा गया है और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये धारा के कंटेंट को 1 2 3 4 5 याद रखना चाहिए। तीसरा बिंदु, यदि इलिस्ट्रेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी है, इनमें इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, दृष्टांत दिए हुए हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ दीज इलिस्ट्रेशंस वेरी सीरियसली। क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं कि आखिरी जो दृष्टांत का जो आखिरी सेंटेंस उसको हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें क्या होगा, और 2 3 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो मैं कहूँगा पहला, कुछ प्रश्न क्रैमिंग के होते हैं तो जरूर ही अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन सेक्शन वाइज किस सेक्शन में क्या है, किस सेक्शन में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल उसका टेक्स्ट नहीं, लेकिन उसका जो हेड नोट है याद होना चाहिए, हेड हमें। दूसरा, सभी धाराओं के जो हमारे कंटेंट है उसका जो एलिमेंट है वो ठीक से याद होना चाहिए। और तीसरा, उसके इलिस्ट्रेशन पे हम काफ़ी मेहनत करें, खुद ही उसमें से एक आध इलिस्ट्रेशन में एक आध शब्द एक आध वाक्य हटा कर देखें, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। ये चीज़ें हमारे कंसेप्ट को क्लैरिटी देती हैं। ये 3 चीज़ अगर हैं तो मुझे लगता है कि जो है आप उसको विषय को बेहतर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि वहाँ टाइम पे हम अपनी काम कर सकें। ये लॉ के लिए जो दूसरा पेपर है उसकी तैयारी तो खैर बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर कई बार बहुत डिसाइसिव होता है, वो पेपर सबके लिए कॉमन होता है, तो उसकी भी तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। सर एक और क्यों बताएंगे, फॉर अ न्यू टीचर, जैसे हम लोग जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट क्लियर करते हैं वो टीचर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो सर एज अ न्यू टीचर, एज अ न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हाट मैटर्स मोर, नॉलेज और कम्युनिकेशन, क्या मैटर करता है? आपका सवाल ऐसे है कि दाहिना आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायां आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोथ, नॉट ओनली नॉलेज बट कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन बट नॉलेज। आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आप विद्यार्थियों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, देन प्रोबेबली मतलब कि आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। बहुत पढ़कर आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर आपकी बात वहां नहीं पहुंच रही है। आप कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, पर आपको जानकारी नहीं है, तो एक सीमा के बाद जो है वो आपके विद्यार्थी जो है वो समझ जाएगा कि वो जो है इसमें मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूँगा दोनों इम्पोर्टेंट है। और नॉलेज तो खैर हमको लगातार पढ़ना होता है, अभ्यास करना होता है, उससे आता है। और कम्युनिकेशन भी जब लगातार हम बोलते हैं, लगातार लिखते हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए इसलिए कहा था अध्यापक को कि वो अपने जब वो तैयारी शुरू करता है, एलएलएम में है, पीएचडी में है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अपनी बातें बताए, वो पढ़ा है उससे डिस्कस करे, उसका चिंतन करे, चिंतन मनन, और उसके बाद लोगों को बताना, क्योंकि बताने के बाद आपको समझ में आता है कि मेरी बात कितनी वहाँ पहुँच रही है, कितनी नहीं पहुँच रही है। तो पर कम्युनिकेशन के लेवल पर एक बात जरूर मैं कहूँगा जो मैं अनुभव से देखा कि हमारे चूंकि हमारी जो सोसाइटी है ना वो बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, और इसमें मीडियम को लेके, लैंग्वेज को लेके देयर आर वेरियस इश्यूज। स्पेशली लॉ में हम इसको बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं। अधिकांश जो लॉ टीचर हैं, कई लॉ टीचर ऐसे हैं जो एनएलयू के प्रोडक्ट हैं, आईएलआई के प्रोडक्ट हैं, तो उनका अंग्रेजी में ही पढ़ना होता है, तो उनका संप्रेषण जो है क्लास में कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी ठीक से समझ नहीं पा रहा है। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, तमिलनाडु में तमिल है, वेस्ट बंगाल में बंगला है, कन्नड़ लैंग्वेज है, कन्नड़ा जिसे हम कह रहे हैं, इन जगहों पे वहाँ पर पढ़ाई होती है, अपनी भाषा में होती है पढ़ाई। तमिलनाडु में था, मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में गरीब बच्चे आते हैं और तमिल मीडियम के बच्चे आते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, नॉलेज ही बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम उस ग्रास रूट को, वो जो वल्नरेबल ग्रुप है, मैं कहूँगा उसको कि वो जो अपने इंडियन लैंग्वेज का ग्रुप है, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इफेक्टिव टीचर बनने के लिए बहुत जरूरी है इन तीनों बातों का हम जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद सर। बात सही कही सर आपने। ऐसे ही मैं भी सर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और ज्यादा फटा में भी सर जो हम लोग कंटेंट देते हैं वो बाइलिंगुअल देते हैं,
कि बच्चों को कि सर बहुत से हिंदी बच्चे क्या उनको नहीं कैपेबल है, दे आर कैपेबल, तो उनको सर रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है। तो हम जियादा भट्टा पे कोशिश करते हैं कि उनको सर पूरा दोनों कंटेंट दे सकें ताकि वो भी आके क्वालिफाई करें, और दे आर क्वालिफाइंग बहुत अच्छे से, वो लोग भी अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर आप एक चीज सर बताइए, जैसे लॉ, हम आप भी लॉ प्रोफेसर, मेरा भी सर लॉ प्रोफेसर, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टीच द टीचिंग प्रोफेसर इन लॉ, व्हाट इंस्पायर्ड? और सर आप फर्स्ट आप बनना चाहते थे प्रोफेसर, और सर क्या आपका ड्रीम था, और आप वेदर आर यू सेटिस्फाइंग विद दिस जॉब सर? धन्यवाद। पहले तो आपको मैं बधाई शुभकामना देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से दोनों तरह के विद्यार्थियों का इंटरेस्ट का आप ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका जो प्रश्न है दो भाग में है। एक भाग ये है कि मैं कैसे यहाँ आ गया इस प्रोफेशन में, क्या हमेशा आना चाहता था, और दूसरा क्या मैं संतुष्ट हूँ। दूसरे भाग का जवाब है कि 100% संतुष्ट हूँ। अगर 100 से ऊपर है तो उससे भी कह सकता हूँ। विद्यार्थियों से मिलता हूँ, अध्यापकों से मिलता हूँ, न्यायाधीशों से मिलता हूँ, अधिवक्ताओं से मिलता हूँ, कभी कभी कुछ राजनीतिक लीडर से मिलना होता है। तो सबको हम कम्युनिकेट करते हैं, वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, और वो हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब है। टीचिंग का जो जॉब है मेरे लिए तो बहुत ही संतोषजनक है। और लेकिन इसका एक बड़ा ही आश्चर्यजनक और दिलचस्प पहलू है, वो ये कि मैं टीचिंग में आना नहीं चाहता था, जुडिशरी में जाना चाहता था। जुडिशरी में जाने के लिए कुछ लोगों ने कहा भी था कि जुडिशरी में जाना अच्छा रहेगा, और या फिर अधिवक्ता बनना चाहता था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि आप डिबेटर अच्छे हैं। बीएचयू से मैंने बीएचयू को 3 साल लगातार मैं रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर, और प्राइज भी जीता है बीएचयू के लिए। तो लोगों ने कहा कि आप डिबेटर अच्छे हैं तो आप वकील भी अच्छे बनेंगे, और वो मैं करना चाहता था। एलएलबी करने के बाद एक घटना घट गई, और घटना ये घट गई कि बहुत सारे लोगों ने एलएलएम का फॉर्म भरा बीएचयू में, और मैं हॉस्टल में गया एक शाम। फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म तो ऐसे ही भर दिया हमने, फॉर्म भरने के बाद गया और फॉर्म ऐसे ही भर दिया था, ये नहीं था एलएलएम करने का दिल था, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहां गया तो मैंने देखा कि मेरे मित्रों ने एक जगह बैठकर एक मेरिट लिस्ट बनाई थी कि किन किन स्टूडेंट्स का होगा सिलेक्शन। तो मैं बड़ा खुश हुआ। हमने कहा भाई मैं तो बड़ा तेज विद्यार्थी हूँ, मेरे सारे विद्यार्थी भी मानते हैं, मेरे सारे मित्र भी मानते हैं। तो मैंने पूछा, मैं देखा लिस्ट, 1 2 3 15 20 25 30 35 40, मेरा नाम ही नहीं उस मेरिट लिस्ट में। तो और वहां बीएचयू में एडमिशन के लिए सीटें 30 थी, उसमें 18 सीटें थी वो बीएचयू के लिए थी, बाकी सीटें बाहर की थी। 18 के अंतर्गत आपको आना था। हमने कहा 30-35 तक मेरा नाम नहीं है। तो मैंने देखा मेरा नंबर जो है, मेरा 54वें नंबर पर मेरा नाम लिखा गया है। मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे सीनियर जो दे रहे थे, उनका नाम पहले था। हमने कहा अरे ये दोस्त जो मुझे बोलते हैं कि आप बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, वास्तव में यही टेस्ट है, इन्होंने वास्तव में अंदर से क्या है बात है ये आज बता दिया इन्होंने। मुझे बड़ा धक्का लगा। और गर्मी छुट्टियां डिक्लेयर हो गई। मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो टॉप 18 में आना पड़ेगा, ये तो ऐसी बात हो गई है। पूरी गर्मी छुट्टी मैं घर नहीं गया, हॉस्टल खाली हो गया। मैं एक मित्र के साथ हॉस्टल में ही रह रहा था, उनके सहयोग से। और पहली बार मैंने उस तरह से पढ़ाई की राउंड द क्लॉक, क्योंकि केवल एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे 54th रैंक पे रखा लोगों ने, ये क्या बात है भाई। और राउंड द क्लॉक मैंने पढ़ाई की, सुबह शाम दोपहर, बस किताब और अपनी पढ़ाई के अलावा कोई चीज नहीं दिखती थी। तो वो जो पढ़ाई थी, उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि एक आदमी के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। जैसे हनुमान जी को बताया गया था कि उनका पोटेंशियल है, वो समुद्र को पार कर सकते हैं, वो सामान्य बंदर नहीं है केवल। उसी प्रकार पहली बार मुझे चला कि एक आदमी के अंदर कितना पोटेंशियल होता है। वो एग्जाम के दौरान ही 2 दिन 3 दिन पहले ही नहीं 10-10 12-12 घंटे पढ़ सकता है, वो लगातार पढ़ सकता है। बस अंदर एक होनी चाहिए, पढ़ने की एक ललक होनी चाहिए। और फिर मैंने परीक्षा दी। माता पिताजी ने बुलाया, क्या रुके हो, छुट्टी है, ये काम है, ये काम है, शादी है। मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं आना है। तो 2 लेसन मैं अभी बता रहा हूँ, तीसरा भी बताऊंगा। पहला तो ये कि अगर आपको कहीं झटका धक्का लगता है तो उसको गंभीरता से लीजिए और कहिए कि नहीं, मैं इसको अंडू करके दिखाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2,
उस ललक के साथ अगर लग जाएंगे तो अपने आप अपना पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, अंदर वो आपके अंदर वो ललक है, तो आप अपने आप 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 घंटा हो जाता है। और कमियां जो होती हैं, खाना नहीं मिल रहा है, हॉस्टल नहीं है, पानी नहीं है, पैसे नहीं है, ये सब चीजें फिर सेकेंडरी हो जाती है आपके लिए। भगवान खुद ब खुद रास्ता बना देता है। एक दरवाजा बंद होता है, भगवान आपके लिए 3 4 जो है खिड़कियां खोल देता है। मैंने परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद बाहर निकला तो किसी ने बताया कि 200 में मेरे 183 आएंगे, 190 आएंगे, 185 आएंगे, 175 से नीचे कोई जाने को तैयार ही नहीं था। मैंने अपने नंबर देखे, हमने कहा भाई मेरे 155 तक सही है, इसके ऊपर जो है तुक्का लगाया है मैंने। और फिर मैं दुखी हो गया कि भाई जिसके 185 है, 93 है, 95 है, 175 है, मेरा तो नंबर नहीं आने वाला। और मैं घर चला गया। कुछ दिनों के बाद मेरे पास फोन आया। फोन में मेरे एक मित्र ने कहा कि अनुरागदीप, आप जो है आपने एलएलएम क्वालिफाई कर लिया है। मुझे खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा आप क्वालिफाई नहीं किए हैं, आप नंबर 1 पे आ गए हैं, टॉप कर गए आप एलएलएम को। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि कैसी बात कह रहे हैं आप? बोले जी। मैंने पूछा तो मेरी लिस्ट मिली, उसमें मेरा टॉप पे नहीं था, मैं सेकंड रैंक था। हमने कहा भाई मैं तो सेकंड रैंक हूँ। बोले जो फर्स्ट रैंक है वो वास्तव में 2 साल से तैयारी कर रहे थे, तो इस तरह फ्रेश बैच में आप ही फर्स्ट हैं हमारे लिए। तो मैं मानता हूँ कि मैं सेकंड रैंक होल्डर ही हूँ। तो लेसन था मेरे लिए, वो जो ऐसा समय था जिसमें मुझे समझ में आ गया कि वो जो गाना कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी